केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिए कई महत्वपूर्ण फैसले। केंद्रीय कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए मिशन कर्मयोगी को दी मंजूरी। देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर बेहतर होकर अब लगभग 77% पहुंची। प्रदेश में 24 घंटों के दौरान 578 मरीज हुए स्वस्थ। रेलवे स्पेशल पार्सल ट्रेनों और यात्री ट्रेनों में पार्सल बोगियां लगाकर आवश्यक वस्तुओं की कर रहा है आपूर्ति। और बस्तर में इको पर्यटन को दिया जा रहा है बढ़ावा। आदिम परंपरा और संस्कृति को संरक्षित करते हुए पर्यटन सुविधाओं का होगा विस्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के बाद निर्णयों की जानकारी देते हुए सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कर्मचारियों की क्षमता विकास के लिए मिशन कर्मयोगी को मंजूरी दी गई है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि इससे सिविल सेवा क्षमता का विकास होगा। इसके लिए व्यक्तिगत, संस्थागत और प्रक्रिया स्तरों पर क्षमता विकास व्यवस्था में व्यापक सुधार किया जाएगा। भर्ती होने के बाद विभिन्न कर्मचारी अधिकारी उनकी लगातार क्षमतावर्धन कैसे हो, कार्यक्षमता कैसे बढ़े, इसके बारे में और वो प्रभावी कैसे, कारगर कैसे साबित हो, इसके लिए क्षमतावर्धन का एक लगातार कार्यक्रम चलेगा और उसका नाम कर्मयोगी योजना है। तो ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण सुधार है और 21वें सदी का सरकार के मानव संसाधन का सुधार का एक बहुत बड़ा ये सुधार कहला जाएगा और लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतरने वाले अधिकारी तैयार करना इसका मूल मकसद है। श्री जावड़ेकर ने बताया कि मिशन कर्मयोगी के तहत क्षमता विकास आयोग की स्थापना किया जाना भी प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर के लिए राजकीय भाषा विधेयक 2020 संसद में पेश करने की मंजूरी भी दी है। इन भाषाओं में उर्दू, कश्मीरी, डोंगरी, हिंदी और अंग्रेजी शामिल है। देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर बेहतर होकर अब लगभग 77% हो गई है। अब तक इस संक्रमण से 29 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि स्वस्थ होने वालों की दर में लगातार सुधार हो रहा है और अब ये कुल सक्रिय मामलों के 21.26% पर आ गया है। सक्रिय मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वालों मरीजों की दर करीब 3 गुना ज्यादा है। मंत्रालय ने बताया कि इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 37,69,524 है। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में कुल मामलों के 50% मरीज सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में बीते 24 घंटों में 1,884 कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। 24 घंटों के दौरान 578 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। राजधानी रायपुर और दुर्ग में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी तेज है। रायपुर में पिछले 24 घंटों में 666 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं दुर्ग में 243 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। बिलासपुर जिले में भी कोरोना संक्रमण की दर बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने जांच और उपचार पर जोर देते हुए समुचित व्यवस्था की है। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी बिलासपुर BS उइके ने बताया कि बिलासपुर के कोविड सेंटरों में 600 से ज्यादा संक्रमितों का इलाज चल रहा है। वहीं रोज नए मामले भी सामने आ रहे हैं, जिसे देखते हुए प्रशासन ने शहर के निजी नर्सिंग होम और अस्पतालों को कोविड सेंटर के तौर पर संसाधन तैयार करने के निर्देश दिए हैं। श्री उइके ने बताया कि प्रारंभिक तैयारी के तौर पर करीब 280 सर्व सुविधा युक्त बिस्तर तैयार करने को कहा गया है।
बिलासपुर ज़िले में लगातार कोरोना पॉजिटिव के संक्रमण बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर निजी चिकित्सालयों के, आईएमए के और हमारे शासकीय अस्पताल अपोलो हैं, सिम्स हैं, इनके डॉक्टरों के साथ बातचीत हुई है और इसमें प्रयास किया गया है कि हमारे हॉस्पिटलों में बेड की संख्या बढ़ाई जाए ताकि लोगों को अच्छे मेडिकल सुविधा उपलब्ध हो सके। साथ ही साथ चिकित्सालयों में लोगों के कोविड जांच भी किया जाए और अभी देखने में आ रहा है कि कई हमारे निजी अस्पताल हैं जो लोगों को एडमिट नहीं करते हैं, तो इसमें भी तय किया गया है कि वहां पर जांच भी करें और उनको एडमिट भी करें ताकि हमारे जिला अस्पताल और सिम्स में जो ओवरलोड हो रहा है वो में कमी आए और लोगों को अच्छी सुविधा मिल सके। श्री उइके ने कहा कि जो अस्पताल या मेडिकल स्टाफ कोरोना संक्रमण से निपटने में प्रशासन का सहयोग नहीं कर रहे हैं, उनका लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जा सकती है। बस्तर जिले के कलेक्टर रजत बंसल ने भी कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए लोगों से सामाजिक दूरी का पालन करने की अपील की है। प्रशासन पूरी तरह से प्रयास कर रहा है। हमने जगदलपुर शहर में विशेष रूप से हर वार्ड में एक संयुक्त टीम बना करके घर घर जा करके लोगों का टेस्ट भी किया, साथ में समझाइश भी दी है। आने वाले समय में हम लोगों ने बेड की कैपेसिटी बढ़ा करके जो असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं कराई हैं, जिससे कि डिमरापाल जो हमारा मेडिकल कॉलेज है वो सिर्फ गंभीर जो परिस्थिति में जो लोग हैं उन्हीं के लिए समर्पित हो पाए। और आने वाले समय में हम विशेष रूप से ये अपील करेंगे आम जनता से कि कम अपने घरों से बाहर निकलें, यदि बहुत आवश्यक हो तभी निकलें और जब भी निकलते हैं तो नाक और मुंह ढक के अपने मास्क से ढकें और लोगों से एक भौतिक दूरी बना के चलें। राज्य शासन ने भी सभी जिलों में कोरोना टेस्टिंग बढ़ा दी है। कोरोना संक्रमण के दौर में और लॉकडाउन के दौरान स्पेशल पार्सल ट्रेनों और यात्री ट्रेनों में पार्सल बोगियां लगाकर रेलवे देश भर में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कर रहा है। रेलवे दवाइयां, फल, डेयरी उत्पाद, चिकित्सा उपकरण, सब्जियां, किराना सामान और अन्य आवश्यक वस्तुएं लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज रहा है। इससे रेलवे की आमदनी में भी काफी इजाफा हुआ है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के दुर्ग स्टेशन से सबसे ज्यादा पार्सल भेजे जा रहे हैं। दुर्ग स्टेशन के वाणिज्य निरीक्षक जितेंद्र प्रसाद ने बताया कि पार्सल कार्यालय द्वारा इस साल अप्रैल से अगस्त तक 24,518 मैट्रिक टन सामग्रियों को पार्सल किया गया है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 8,514 मैट्रिक टन ज्यादा है। लोगों के लिए आवश्यक सामग्री का आपूर्ति होता रहे, इसके लिए भारतीय रेल सदा तत्पर रहता है। इसमें खासकर पार्सल ट्रेनों के कारण आज हम आवश्यक सामग्री को पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आज देखेंगे कि पिछले साल के मुताबिक भी उससे ज़्यादा पार्सल का हम लोगों ने वहन किया है। श्री प्रसाद ने बताया कि रेलवे द्वारा दी जा रही इस सुविधा की शिकायत और सुझाव के लिए हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क किया जा सकता है। 139 सर्विस के द्वारा भी पार्सल व्यवसायियों के लिए एक नया चैनल नंबर दिया गया है, जिसमें आप दिन रात 24 घंटा आप किसी भी पार्सल संबंधी समस्या का समाधान करने के लिए फ़ोन कर सकते हैं। और एक लास्ट बात और बताना चाहता हूं कि हाल ही के दिनों में रेलवे बोर्ड ने पार्सल व्यवसाय के लिए इसका वुडशेड में भी व्यवसाय करने के लिए इजाज़त दी है। श्री प्रसाद ने कहा कि रेलवे द्वारा जल्दी खराब होने वाले सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल्दी भेजने की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के सभी मार्गों पर आज से बसों का संचालन शुरू हो गया है। गौरतलब है कि अनलॉक की प्रक्रिया में राज्य शासन ने बसों के संचालन को मंजूरी दे दी थी, लेकिन बस ऑपरेटर अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर संचालन में देरी कर रहे थे। इस पर परिवहन मंत्री ने बस संचालकों के लिए सितंबर और अक्टूबर महीने का कर माफ कर दिया। वहीं किराया वृद्धि की मांग पर कैबिनेट में चर्चा करने का आश्वासन भी दिया। इसके बाद से आज से बस संचालन शुरू कर दिया गया।
बस संचालक ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार बसों का संचालन शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि 6 महीने बाद बसों का संचालन होने से इस क्षेत्र से जुड़े लोगों की आर्थिक समस्याओं का समाधान होगा, वहीं लोगों को भी आने जाने में सुविधा होगी। संचालकों ने इसके लिए राज्य शासन का आभार माना। बस संचालक ने बताया कि नियमानुसार यात्रियों को सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा, वहीं बसों को भी हर यात्रा के पहले सैनिटाइज किया जाएगा। यात्रा के दौरान बसों में सामाजिक दूरी के नियमों का पालन भी करना होगा। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों को पक्के आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। कच्चे मकान से निकलकर लोग पक्के मकान में जा रहे हैं। इस योजना से इन लोगों के जीवन स्तर में काफी बदलाव आया है। लोगों का कहना है कि पक्के मकान मिलने से मौसम की मार का एहसास कम हुआ है। पीएम आवास का लाभ मुझे 2018 में मिला और ठीक है, अब अच्छे से गुजारा हो जा रहा है, ऊपर नीचे करके रह ले रहे हैं। हाँ, पहले कैसा था मकान और क्या दिक्कत? पहले कच्चा था, सीट वाला था। अभी प्रधानमंत्री योजना के तहत मिला तो अब अच्छे से रह ले रहे हैं। मेरा नाम नरसिंह देवांगन है और मेरे को ये लाभ मिले हुए 8 से 9 महीने हो गया। इससे पहले मेरा घर कच्चा था, तो हम लोग 4 जन सर्वाइव करते थे। एक घर में एक ही रूम था, तो बहुत परेशानी होती थी। बारिश में होता पानी आता था, प्लस मेहमान वगैरह आए पे जगह नहीं बचती थी। अब बनाने से थोड़ा बहुत अपर रहती थी। फैमिली अपने बदौलत तो ऐसा लग नहीं रहा था कि हम लोग ऐसा पक्का घर बना पाएंगे। अब पीएम आवास के द्वारा ही बन पाया है। कितनी राशि का लाभ मिल पाया था? ये हम लोग को 2,20,000 की राशि मिली। इस तरह प्रधानमंत्री आवास योजना पक्के मकान उपलब्ध कराकर लोगों के जीवन में खुशियों के रंग भर रही है। बस्तर जिला प्राकृतिक सुंदरता और मनोरम स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर्यटन की इसी संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने इको पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। कलेक्टर रजत बंसल ने दूरदर्शन समाचार से चर्चा करते हुए बताया कि सभी पर्यटन स्थलों में पर्यटकों को अच्छी सुविधाएं मिले, ये सुनिश्चित किया जा रहा है और साथ ही प्रकृति और आदिम संस्कृति का संरक्षण भी किया जाएगा। इससे पर्यटक स्थल की प्रामाणिकता बनी रहेगी। कलेक्टर ने बताया कि स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार के नए अवसर और इनका बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करना भी इको पर्यटन का उद्देश्य है। श्री बंसल ने बताया कि पर्यटन के साथ साथ आदिम संस्कृति को प्रदर्शित करती परंपराओं का भी संरक्षण किया जाएगा। इन्हें पर्यटन सुविधाओं के विस्तार से किसी तरह का नुकसान न हो, यह सुनिश्चित किया गया है। बस्तर जिले में ऐसे सभी जगहों पे जिनमें टूरिज्म का पोटेंशियल है, वहाँ पर ग्राम सभा के साथ टूरिज्म की कमिटीज़ बना रहे हैं। ग्रामीणों को जोड़ करके योजना बना रहे हैं कि किस प्रकार से वहाँ पर टूरिज्म गतिविधियाँ प्रमोट की जाएं। कोशिश हमारी ये है कि टूरिज्म इस तरह से हो कि जो कल्चर हमारे ग्रामीणों का है उसके ऊपर किसी और का डोमिनेशन ना हो, जबकि वो जो भी बाहर से आए वो उस कल्चर को समझ के एक रिस्पेक्ट करके उस कल्चर के तहत उस टूरिज़्म करें और ये पूरा टूरिज़्म किसी भी तरह से पोल्यूशन फ्री रहे और साथ में इको सेंसिटिव रहे। गौरतलब है कि बस्तर के सभी पर्यटन स्थलों में इको पर्यटन केंद्रों के विकास के लिए आज से 9 सितंबर तक विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिए कई महत्वपूर्ण फैसले। केंद्रीय कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए मिशन कर्मयोगी को दी मंजूरी। देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर बेहतर होकर अब लगभग 77% पहुंची। प्रदेश में 24 घंटों के दौरान 578 मरीज हुए स्वस्थ। रेलवे स्पेशल पार्सल ट्रेनों और यात्री ट्रेनों में पार्सल बोगियां लगाकर आवश्यक वस्तुओं की कर रहा है आपूर्ति। और बस्तर में इको पर्यटन को दिया जा रहा है बढ़ावा। आदिम परंपरा और संस्कृति को संरक्षित करते हुए पर्यटन सुविधाओं का होगा विस्तार। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।